अगर आप रीट्स एंड इनविट्स अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हो तब तो आपको ये पूरा वीडियो आखिर तक देखना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ये दोनों ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हो तब भी इनमें कौन से की प्लेयर्स आज 2026 में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये जानने के लिए भी आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। यस, आज बस ये एक वीडियो से आपको रीट्स एंड इनविट्स के बारे में सब पता चल जाएगा, इंक्लूडिंग इट्स वेल परफॉर्मिंग प्लेयर्स। क्यों बात कर रहे हैं हम सडनली रीट्स एंड इनविट्स की? क्योंकि इंडिया में कई इन्वेस्टर्स इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्बेसी रीट को ही ले लो। जब ये लिस्ट हुआ था 7 साल पहले तब इसके यूनिट होल्डर्स सिर्फ 4000 थे। आज ये नंबर 1,35,000 क्रॉस कर चुका है। सिर्फ 7 सालों में 10 या 20 नहीं 34 टाइम्स की ग्रोथ है। और सिर्फ पार्टिसिपेशन ही नहीं, इन्वेस्टर्स को इसमें रिटर्न्स भी काफी इंटरेस्टिंग मिले। अगर निफ्टी रीट्स एंड इनविट्स इंडेक्स को देखें तो पिछले 5 सालों में इसका प्राइस रिटर्न CAGR लगभग 6.8% रहा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर इसमें इंक्लूड करें तो CAGR लगभग 13% तक पहुंच जाता है। मतलब जहां कुछ साल पहले ये ऑप्शंस कुछ चुनिंदा लोगों के पोर्टफोलियो में ही दिखते थे, आज ये कई लोगों के मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो का हिस्सा बनते जा रहे हैं विद रिटर्न्स। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी सही जानकारी हो और ये भी पता हो कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में वो कौन से मेजर रीट्स और इनविट्स हैं जो आज के समय में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो हम हर हफ्ते ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियो लाते रहते हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और शुरू करने से पहले बताना कि आप रीट्स और इनविट्स के कौन से बड़े प्लेयर्स पे नजर रख रहे हैं। शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इंडिया में हर जगह नए ऑफिसेस, मॉल्स, वेयर हाउसेज, हाईवेज, पावर लाइंस और पाइपलाइंस बन रहे हैं। और जिस स्पीड से इंडिया में तरक्की हो रही है उसी स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता रहेगा। रीट्स और इनविट्स आपको इसी ग्रोथ में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। रीट्स में इन्वेस्ट करने पर आप उन ट्रस्ट का हिस्सा बनते हो जो ऑफिसेस, मॉल्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओन और ऑपरेट करते हैं। वहीं इनविट्स में इन्वेस्ट करने पर आप उन ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हो जो हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स और गैस पाइपलाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इनकम जनरेट करते हैं। मतलब रीट से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, इनविट से इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी प्रॉपर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर खुद खरीदने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, फिर भी आप उनसे होने वाली इनकम और ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग? शायद इसलिए ये इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ भी रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए एक मेजर हब बनकर उभर रहा है। 2025 में कंपनीज ने रिकॉर्ड 83.3 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज किया, यानी बिजनेसेस को और ज्यादा ऑफिसेज की जरूरत पड़ रही है। और इस डिमांड का लगभग 38% हिस्सा उन ग्लोबल कंपनी से आया जो इंडिया में अपनी कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी सेंटर्स खोल रहे हैं। ये ट्रेंड 2026 में भी जारी है, जहां सिर्फ पहले 3 महीनों में ही 21.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज हुई, जिसमें GCCs यानी उन्हीं ग्लोबल कंपनीज का कंट्रीब्यूशन करीब 45% था। इन शॉर्ट, ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपनी प्रेजेंस एक्सपांड कर रही हैं और ऑफिस स्पेस की डिमांड भी बढ़ रही है। ऑफिस रीट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी कैश फ्लोज, ऑक्यूपेंसी, लीजिंग एक्टिविटी और रेंटल इनकम से जुड़ी होती है। अब हो सकता है लोग कहें कि अगर इंडिया का रियल एस्टेट में इतना ग्रोथ है तो इंस्टेड ऑफ रीट्स एंड इनविट्स हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो आपको रीट्स, इनविट्स और डायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस जानना चाहिए। जब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के दिमाग में फ्लैट, शॉप या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का ही ख्याल आता है। इस मॉडल में इन्वेस्टर डायरेक्टली एक एसेट का ओनर बनता है और रिटर्न्स जनरली प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने या रेंटल इनकम से आती है। लेकिन लिस्टेड रीट्स के आने के बाद इन्वेस्टर्स के पास रियल एस्टेट एक्सपोजर लेने का एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। रीट्स में इन्वेस्टर पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय ट्रस्ट के यूनिट्स खरीदते हैं। ये ट्रस्ट ऑफिस पार्क्स, बिजनेस कैंपसेस, मॉल्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओन करते हैं और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज का 90% इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेम फॉर इनविट्स, बस यहाँ अंडरलाइंग एसेट्स रियल एस्टेट नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब इन तीनों अप्रोचेस के अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टी ओनरशिप इन्वेस्टर को कंप्लीट कंट्रोल देती है, लेकिन उसके साथ लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिक्विडिटी चैलेंजेस भी आते हैं। दूसरी तरफ रीट्स और इनविट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर यूनिट्स को मार्केट में बाय या सेल भी कर सकते हैं। इसलिए आज के इन्वेस्टर्स डायरेक्ट प्रॉपर्टी और लिस्टेड ट्रस्ट को एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स के रूप में नहीं बल्कि रियल एस्टेट एक्सपोजर लेने के अलग अलग अप्रोचेस के रूप में देखते हैं।
ऑल्सो दुनिया के कई डेवलप्ड मार्केट्स में रीट्स को एक एस्टैब्लिश एसेट क्लास माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे मार्केट्स में रीट्स को इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों एक्टिवली यूज करते हैं। इंडिया में यह एसेट क्लास अभी रिलेटिवली यंग है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और लिस्टेड ट्रस्ट की ग्रोथ को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि रीट्स और इन्वेट्स ग्रेजुअली इंडियन कैपिटल मार्केट्स का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में हम इन ऑप्शंस के की प्लेयर्स भी देखेंगे, लेकिन पहले ये क्विकली देख लेते हैं कि रीट्स और इन्वेट्स को एनालाइज कैसे किया जाता है। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये 7 चीजें देखनी है। सी, जब हम किसी रीट या इन्वेट को इवैल्यूएट करते हैं तो सिर्फ यूनिट प्राइस या रीसेंट रिटर्न्स नहीं देखते। रियल फोकस उन मेट्रिक्स पर होता है जो एसेट क्वालिटी, कैश फ्लो स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी को देखा जाता है। ऑक्यूपेंसी बताती है कि पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा लीज्ड है और एक्टिवली रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है। जनरली हायर ऑक्यूपेंसी स्ट्रॉन्गर डिमांड और बेटर कैश फ्लो विजिबिलिटी को इंडिकेट करता है। दूसरा है WALE यानी वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। ये बताता है कि टेनेंट्स के लीज एवरेज कितने टाइम तक लॉक्ड इन है। हायर वैल्यू का मतलब होता है कि रेंटल इनकम रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए विजिबल रह सकती है। तीसरा मेट्रिक है लीजिंग स्प्रेड। ये शो करता है कि नए या रिन्यूड लीजेस पुराने लीजेस के कंपैरिजन में कितने हायर रेंटल्स पर साइन हो रहे हैं। पॉजिटिव लीजिंग स्प्रेड्स फ्यूचर रेंटल ग्रोथ और कैश फ्लो एक्सपेंशन का इंडिकेशन दे सकते हैं। अब कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स DPU यानी डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को भी क्लोजली ट्रैक करते हैं। DPU वो अमाउंट होता है जो रीट या इन्वेट अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंसिस्टेंट DPU ग्रोथ अक्सर पोर्टफोलियो की अर्निंग स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन के लिए एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। NAV ट्रस्ट के अंडरलाइंग एसेट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कई बार रीट्स अपने NAV के डिस्काउंट या प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को मार्केट वैल्यूएशन और अंडरलाइंग एसेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस समझने में हेल्प मिलती है। साथ ही बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करने के लिए डेट टू एसेट रेशियो या लोन टू वैल्यू रेशियो भी देखा जाता है। ये बताता है कि ट्रस्ट ने अपने एसेट्स के कंपैरिजन में कितना डेट लिया हुआ है, क्योंकि मॉडरेट लेवरेज ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक्सेसिव डेट फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशंस और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दोनों पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और आखिर में इन्वेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड को भी एनालाइज करते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि करंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में रीट या इन्वेट इन्वेस्टर्स को कितना कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे एनालाइज करते हैं हम रीट्स और इन्वेट्स को। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज इंडिया के मेजर रीट्स एंड इन्वेट्स क्या हैं और कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। पहले रीट्स देखते हैं। सबसे पहला है एम्बेसी रीट्स। एम्बेसी रीट इंडिया का सबसे बड़ा लिस्टेड ऑफिस रीट है और इसका पोर्टफोलियो बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई और NCR जैसे की कमर्शियल मार्केट्स में स्प्रेड है। इसके ऑफिस पार्क्स में कई ग्लोबल कंपनीज और GCCs ऑपरेट करते हैं, जिस वजह से लीजिंग एक्टिविटी और ऑक्यूपेंसी ट्रेंड्स इसके परफॉर्मेंस के इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स बन जाते हैं। मार्केट वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो एम्बेसी रीट का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 40,855 करोड़ है और यूनिट्स अराउंड 431 पर यूनिट पर ट्रेड कर रहे हैं। ये स्केल दिखाता है कि एम्बेसी आज इंडिया लिस्टेड रीट स्पेस के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है। FY26 में एम्बेसी रीट ने 6.4 मिलियन स्क्वायर फीट लीजिंग कंप्लीट की और पोर्टफोलियो ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई। ये इंप्रूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिस रीट्स के लिए ऑक्यूपाइड स्पेस ही रेकरिंग रेंटल इनकम जनरेट करती है। साथ ही नए और रिन्यूड लीजेस 17% हायर रेंटल्स पर साइन हुए, जो पोर्टफोलियो की प्राइसिंग पावर को रिफ्लेक्ट करता है। ऑपरेशनल मोमेंटम का असर डिस्ट्रीब्यूशंस में भी नजर आया। FY26 में DPU 25.28 पर यूनिट रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ज्यादा था। ऑल्सो मैनेजमेंट ने FY27 के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन को इंडिकेट करता है। स्केल के पर्सपेक्टिव से देखें तो एम्बेसी का ग्रॉस एसेट वैल्यू FY26 में 70,540 करोड़ तक पहुंच चुका था और कंप्लीटेड ऑफिस पोर्टफोलियो 43.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। साथ ही NAV 491.62 पर यूनिट रिपोर्ट हुआ, जो अंडरलाइंग एसेट बेस की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। लंबी लीज विजिबिलिटी भी पोर्टफोलियो की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। WALE 8.5 साल के आसपास होने का मतलब है कि रेंटल्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू सिक्योर्ड है। रिस्क पर्सपेक्टिव से देखें तो एम्बेसी रीट के पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके ग्रॉस एसेट वैल्यू का लगभग 75% हिस्सा बैंगलोर से आता है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस काफी हद तक उस मार्केट की ऑफिस डिमांड और लीजिंग एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। साथ ही पोर्टफोलियो के ग्रॉस रेंट्स का 67% GCC टेनेंट से आता है। अगर GCC एक्सपेंशन की पेस स्लो पड़ती है या ऑफिस डिमांड एक्सपेक्टेड लेवल्स पर ना रहे तो लीजिंग मोमेंटम और रेंटल ग्रोथ दोनों पर असर पड़ सकता है। बैलेंस शीट की बात करें तो नेट डेट टू GAV रेशियो 30% है, जो लेवरेज को मैनेजेबल रेंज में दिखाता है। फिर भी इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स और कमर्शियल रियल एस्टेट साइकिल फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशंस और वैल्यूएशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
अब दूसरी रीट है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट इंडिया का लार्जेस्ट लिस्टेड रिटेल रीट है, जिसका पोर्टफोलियो मॉल्स, रिटेल डेस्टिनेशंस और कंजम्पशन ड्रिवन एसेट्स पर बेस्ड है। इसलिए यहाँ कैश फ्लोज ऑफिस रेंटल से नहीं बल्कि रिटेल सेल्स, फुटफॉल्स और ब्रांड डिमांड से क्लोजली लिंक्ड होते हैं। मार्केट वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 23,600 करोड़ है और यूनिट्स अराउंड 156 पर यूनिट पर ट्रेड कर रहे हैं। ये स्केल दिखाता है कि नेक्सस आज इंडिया के लार्जेस्ट लिस्टेड रिटेल रीट्स में से एक है। स्केल के पर्सपेक्टिव से देखें तो नेक्सस का पोर्टफोलियो इंडिया के मल्टीपल सिटीज में स्प्रेड है और FY26 में मॉल्स के थ्रू कंजम्पशन 143.3 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 15% हायर था। रिटेल रीट्स के लिए ये मेट्रिक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग इवेंचुअली टेनेंट्स की सेल्स और रेंटल्स दोनों को सपोर्ट करती है। पोर्टफोलियो की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी हेल्दी रही। लीजिंग ऑक्यूपेंसी 97% और ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी 96% तक पहुंच गई, जो इंडिकेट करता है कि मॉल्स में अवेलेबल स्पेस का लार्ज पोर्शन एक्टिवली ऑक्यूपाइड है। FY26 में ट्रस्ट ने 0.9 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया रीलीज किया और रीलीजिंग स्प्रेड्स 18% रहे, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स के रेंटल ग्रोथ पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस पर भी दिखा। Q4 FY26 में DPU 2.286 पर यूनिट रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 14% हायर था। साथ ही रिटेल NOI भी 11% ग्रो होकर 4,406 मिलियन तक पहुंच गया। FY27 के लिए मैनेजमेंट ने भी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। लीज विजिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो WALE 4.5 साल है। ऑफिस रीट्स के कंपैरिजन में ये लोअर लग सकता है, लेकिन रिटेल मॉल्स में टेनेंट चर्न नेचुरली हायर होता है। इसके बावजूद मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है कि अगले कुछ सालों में एक्सपायरिंग रेंटल्स पर रफली 20% मार्क टू मार्केट अपसाइड अवेलेबल है, जो फ्यूचर रेंटल ग्रोथ का स्कोप प्रोवाइड करता है। अगर रिस्क देखें तो नेक्सस की परफॉर्मेंस लार्जली कंज्यूमर स्पेंडिंग और रिटेल डिमांड पर डिपेंडेंट रहेगी। अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्लो डाउन होती है या मॉल फुटफॉल्स वीक पड़ते हैं तो टेनेंट सेल्स और लीजिंग एक्टिविटी दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। साथ ही ट्रस्ट एक्टिवली एक्विजिशंस परस्यू कर रहा है, इसलिए फ्यूचर ग्रोथ एग्जीक्यूशन और इंटीग्रेशन भी मॉनिटर करने लायक फैक्टर्स रहेंगे। हमारा लास्ट रीट है ब्रुकफील्ड। अगर एमबीसी का फोकस लीजिंग मोमेंटम और बैंगलोर कंसंट्रेशन पर था तो ब्रुकफील्ड इंडिया रीट की स्टोरी स्केल एक्सपेंशन के अराउंड बिल्ड हुई है। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट की मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,513 करोड़ है और यूनिट प्राइस 319 है। इस ट्रस्ट की खास बात इसका अग्रेसिव पोर्टफोलियो एक्सपेंशन रहा है। लिस्टिंग के बाद ट्रस्ट ने मल्टीपल एक्विजिशन एग्जीक्यूट किए, जिसके बाद इसका ग्रॉस एसेट वैल्यू FY21 के 11,500 करोड़ से बढ़कर FY26 में 56,500 करोड़ तक पहुंच गया। इसी पीरियड में ऑपरेटिंग एरिया भी 10.3 मिलियन स्क्वायर फीट से बढ़कर 32.5 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया। ये ग्रोथ लार्जली इको वर्ल्ड, वर्ल्ड मार्क और कैंडर पोर्टफोलियो एक्विजिशन के थ्रू आया है। स्केल बढ़ने के साथ पोर्टफोलियो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुई। FY26 में ब्रुकफील्ड ने रिकॉर्ड 4 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रॉस लीजिंग कंप्लीट की और कमिटेड ऑक्यूपेंसी 93% तक पहुंच गई। साथ ही रीलीजिंग स्प्रेड्स 18% रहे, जो इंडिकेट करता है कि नए लीजेस पुराने रेंटल्स के कंपैरिजन में हायर रेट्स पर साइन हो रहे हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी नजर आया। FY26 में DPU 21.40 पर यूनिट रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 11% ज्यादा था। नेट ऑपरेटिंग इनकम भी 24% ग्रो हुआ। साथ ही लेटेस्ट रिपोर्टेड NAV 387 पर यूनिट था, जो अंडरलाइंग एसेट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। पोर्टफोलियो क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्रुकफील्ड का कमिटेड ऑक्यूपेंसी 93% था और WALE 6.7 साल रिपोर्ट हुआ। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो का लार्ज पोर्शन ऑलरेडी लॉन्ग टर्म लीजेस के थ्रू सिक्योर्ड है। साथ ही बैंगलोर, मुंबई, NCR और कोलकाता जैसे मल्टीपल ऑफिस मार्केट्स में प्रेजेंस होने की वजह से रेवेन्यू बेस भी रिलेटिवली डाइवर्सिफाई दिखता है। रिस्क साइड पर देखें तो ग्रोथ का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा एक्विजिशन से आया, इसलिए फ्यूचर परफॉर्मेंस सिर्फ लीजिंग पर नहीं बल्कि सक्सेसफुल इंटीग्रेशन और ऑक्यूपेंसी इंप्रूवमेंट पर भी डिपेंड करेगी। साथ ही ब्रुकफील्ड का LTV 32.2% था और मैनेजमेंट के पास फ्यूचर एक्विजिशन कैपेसिटी भी अवेलेबल है। अगर ऑफिस डिमांड स्लो होती है या लीजिंग मोमेंटम वीक पड़ता है तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पर असर दिखने को मिल सकता है। 3 रीट्स हमने देख लिए, अब देखते हैं इनविट। इनविट में है इंडिग्रिड इनविट। अगर रीट्स का परफॉर्मेंस ऑफिस ऑक्यूपेंसी या मॉल फुटफॉल से ड्रिवन होता है तो इंडिग्रिड की अर्निंग्स ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस और रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ऑक्यूपेंसी के बजाय एसेट अवेलेबिलिटी, कलेक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मेट्रिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। आज इंडिग्रिड के यूनिट्स 171 पर ट्रेड कर रहे हैं और ट्रस्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,483 करोड़ है।
ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एसेट्स पर फोकस्ड ये प्लेटफॉर्म इंडिया के लार्जेस्ट लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट्स में से एक है। प्लेटफॉर्म स्केल को देखें तो FY26 तक इंडिग्रिड का AUM 33,815 करोड़ तक पहुंच चुका था। ट्रस्ट के पोर्टफोलियो में लगभग 9,698 सर्किट किलोमीटर्स के ट्रांसमिशन लाइंस, 18 सब स्टेशंस और 94 रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स शामिल थे। ये स्केल दिखाता है कि इनग्रिड आज इंडिया के सबसे बड़े लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में ऑपरेशनल रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Q4 FY26 में इंडिग्रिड ने वेटेड एवरेज ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी 99.54% रिपोर्ट की थी। ट्रांसमिशन एसेट्स का रेवेन्यू लार्जली अवेलेबिलिटी लिंक्ड होता है, इसलिए ये मैट्रिक फ्यूचर कैश फ्लो विजिबिलिटी को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही सोलर पोर्टफोलियो ने भी 98.2% प्लांट अवेलेबिलिटी मेंटेन की। स्ट्रॉन्ग एसेट परफॉर्मेंस के साथ कलेक्शंस भी हेल्दी रहे। Q4 FY26 में ट्रांसमिशन एसेट्स पर कलेक्शंस 102% रिपोर्ट हुई और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग 37 डेज रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के लिए कलेक्शन एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस अल्टीमेटली कैश रियलाइजेशन पर डिपेंड करती है। ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी का इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस में भी नजर आया। FY26 में इंडिग्रिड ने 16 पर यूनिट DPU डिलीवर किया और FY27 के लिए 16.48 पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन गाइडेंस दी। लिस्टिंग के बाद से ट्रस्ट इन्वेस्टर्स को 117 पर यूनिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, जो इनविट रिटर्न्स में कैश पे आउट्स के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से देखें तो नेट डेट टू AUM रेशियो 57.6% था और बोरोइंग्स का लगभग 90% फिक्स्ड रेट स्ट्रक्चर पर था। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, इसलिए डेट मैनेजमेंट और रीफाइनेंसिंग प्रोफाइल भी इन्वेस्टर्स क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। अब रिस्क साइड पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एसेट अवेलेबिलिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहता है। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स फिक्स्ड टैरिफ स्ट्रक्चर्स के अंडर ऑपरेट करते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड आउटेजेस, मेंटेनेंस डिस्ट्रप्शंस या रेगुलेटरी चेंजेस फ्यूचर कैश फ्लोज को इंपैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इंडिग्रिड के केस में ऑक्यूपेंसी से ज्यादा अवेलेबिलिटी, कलेक्शंस और लेवरेज मेट्रिक्स पर नजर रखी जाती है। तो ये थे हमारे मेजर रीट्स और इन्विट्स प्लेयर्स। आज रीट्स और इन्विट्स को सिर्फ रेगुलर कैश डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से ही नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा रहा है। एज वी सॉ, निफ्टी रीट्स एंड इन्विट्स इंडेक्स को देखें तो पिछले 5 सालों में इसका प्राइस रिटर्न CAGR लगभग 6.8% रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशंस को इंक्लूड करने पर टोटल रिटर्न CAGR लगभग 13% तक पहुंच जाता है। यानी इस एसेट क्लास को एनालाइज करते वक्त सिर्फ यूनिट प्राइस मूवमेंट देखना काफी नहीं होता, कैश डिस्ट्रीब्यूशंस भी ओवरऑल रिटर्न्स में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से भी एसेट क्लास इंटरेस्टिंग रहा है। पिछले 5 सालों में निफ्टी रीट्स एंड इन्विट्स इंडेक्स का निफ्टी 50 के साथ करेक्शन लगभग 0.22 और बीटा सिर्फ 0.14 रहा है। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से इंडिकेट करता है कि रीट्स और इन्विट्स का मूवमेंट ब्रॉड इक्विटी मार्केट के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं रहा और इनमें रिलेटिवली लोअर वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट करेक्शंस के दौरान रीट्स और इन्विट्स गिरते नहीं हैं। कोविड के दौरान भी जब निफ्टी 50 जैन 2020 से मार्च 2020 के बीच लगभग 40% तक गिर गया था, तब रीट्स के यूनिट प्राइसेस पर भी प्रेशर देखने को मिला था। हेंस रीट्स और इन्विट्स पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होते। रीट्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क ऑक्यूपेंसी और लीजिंग एक्टिविटी से जुड़ा होता है। एम्बेसी रीट का अगर एग्जांपल ले तो FY26 में इसकी ऑक्यूपेंसी 90% थी, यानी पोर्टफोलियो का लगभग 10% एरिया वेकेंट था। अगर ऑफिस डिमांड स्लो पड़ती है या लीज रिन्यूअल्स एक्सपेक्टेड पेस पर ना हो पाए तो वेकेंसीज बढ़ सकती हैं और रेंटल इनकम और फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशंस पर असर पड़ सकता है। लीजिंग मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट होता है। एम्बेसी रीट ने FY26 में 6.4 मिलियन स्क्वायर फीट लीजिंग की थी। अगर फ्यूचर में लीजिंग एक्टिविटी वीक पड़ती है तो वेकेंट स्पेस को फिल करने में ज्यादा समय लग सकता है, जिससे कैश फ्लो ग्रोथ पर प्रेशर आ सकता है। इन्विट्स में की रिस्क एसेट अवेलेबिलिटी और कलेक्शन से जुड़ा होता है। Q4 FY26 में इंडिग्रिड की ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी 99.54% और कलेक्शंस 102% रही थी। क्योंकि रेवेन्यू अवेलेबिलिटी लिंक्ड होता है, आउटेजेस, ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस या पेमेंट डिलेज कैश फ्लोज और डिस्ट्रीब्यूशंस को इंपैक्ट कर सकते हैं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की इकोनॉमिक लाइफ काफी लंबी होती है, इसलिए टैरिफ रेगुलेशंस, पॉलिसी चेंजेस और सेक्टर लेवल डेवलपमेंट्स भी फ्यूचर रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए रीट्स और इन्विट्स का असेसमेंट करते वक्त ऑक्यूपेंसी, लीजिंग एक्टिविटी, एसेट अवेलेबिलिटी और कलेक्शन जैसे इंडिकेटर्स को क्लोजली ट्रैक किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लोज लार्जली इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, रीट्स और इन्विट्स की फ्यूचर परफॉर्मेंस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशंस या शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी से भी जुड़ी रहेगी। अगर इंडिया आने वाले सालों में ऑफिसेस, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, ट्रांसमिशन नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता है, तो लिस्टेड रीट्स और इन्विट्स भी उस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का यूनिवर्स एक्सपैंड होगा, वैसे वैसे इनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती है। इसीलिए
कई इन्वेस्टर्स रीट्स और इन्वेट्स को सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं बल्कि इंडिया के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में पार्टिसिपेशन के लिस्टेड रूट के रूप में देखते हैं और इसीलिए ये एसेट क्लास धीरे धीरे मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर डिस्कशंस में भी ज्यादा जगह बना रहा है। तो दोस्तों, शुड रीट्स एंड इन्वेट्स बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो? इसका जवाब हर इन्वेस्टर के लिए अलग हो सकता है। पिछले कुछ सालों में रीट्स और इन्वेट्स ने इंडियन मार्केट्स में अपनी एक अलग जगह बनाई है और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ता है। आने वाले सालों में इनका रोल कितना बड़ा होता है, ये काफी हद तक इंडिया के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। आपका क्या मानना है? क्या रीट्स और इन्वेट्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है या आप इन्हें फ्यूचर में कंसिडर करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.